तो आज स्टार्ट करते हैं आपका कलरफुल वर्ल्ड। ऑब्वियसली ह्यूमन आई वाला कट गया तो इसलिए ह्यूमन आई कट सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें जानोगे या क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो देखो यही चीज़ें है कि रिफ्रैक्शन देखोगे कि अगर हम प्रिज्म से करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें होती है। फिर और देखोगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, वो भी ऑब्वियसली प्रिज्म से होता है। फिर देखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड लास्ट देखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। और हमने जो पहले थोड़ा पढ़ा था रिफ्रैक्शन और प्रिज्म से, ग्लास से, या जो भी है सिनारियो वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखो ये ग्लास वाला है आपका, ये आपका ग्लास वाला था, है ना, और ये आपका प्रिज्म था, मतलब प्रिज्म है। ये आपने ग्लास वाले में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि आपका अगर इंसिडेंट रे, दैट इज व्हाट इंसिडेंट रे, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर क्या, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपका था रेयरर और ये था आपका डेंसर। यहाँ पे नहीं, यहाँ कर देता हूँ, ये था आपका डेंसर, फिर वापस से रेयरर हो गया, है ना। तो मीडियम जब चेंज होता है तो आपको पता है कि रे जो है बेंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऑब्वियसली रेयरर से डेंसर में ये बेंड हो जाता था और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता था यहाँ पर। ठीक है, और वापस से जब ये डेंसर से रेयरर में आता था, अवे हो जाता था, ये आपका ई हो जाता है, जिसे हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं, मतलब इमर्जेंट रे कहते हैं, इसलिए इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो इसे इमर्जेंट रे कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखी आपने कि जो आपका ये नॉर्मल जो इंसिडेंट था, मतलब जो नॉर्मल इंसिडेंट अगर ये ग्लास नहीं रहता तो ये यही वाली लाइन होती जो जा रही है, ये है ना, बिल्कुल सीधी सीधी, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है कि मतलब ये ऐसे ऐसे करके ऐसे होती। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि इसको ये ऐसे 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 है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होता, और जस्ट बिकॉज कि ग्लास आ गया तो ये रे ऐसे जाने की बजाय ऐसे हो गई। समझ रहे हो, ये ग्लास की वजह से ये रे थोड़ी सी ऐसे होके और फिर ऐसे हो गई, जबकि ये रे ऐसे जानी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लास ये जो रे है ये ऐसे चली गई, मतलब यहां से ऐसे करके ऐसे। तो ये चीज अंडरस्टूड रखना, फिगर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपने देखा। और हाँ, जो इमर्जेंट रे है और जो आपका इंसिडेंट रे है उसके बीच को डिस्टेंस को कहते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इससे क्या क्या चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज इसमें ऑब्वियसली जानते हो, रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, तो खुद सोचो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल में क्या डिफरेंस होगा, मतलब सेम होंगे या ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा। खुद ही सोच सकते हो कि भाई देखो ये वाला इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन रे, इंसिडेंट रे हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि रेडर से डेंसर जाते हैं तो ये क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है जब डेंसर में जाते हैं। तो हमेशा क्या है, इंसिडेंट रे इन ए ग्लास स्लैब में जब भी रिफ्रैक्शन होगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूं, चलो आई ग्रेटर देन आर, ये एंगल है यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये आई होता है और ये जो ई होता है, ई इमर्जेंट रे जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करो, इसको सीधा जो ऐसे करके, अब थोड़ा सा सही है। तो ये जो इमर्जेंट एंगल है, अब आई और इमर्जेंट में क्या रिलेशन होगा, नियरली नियरली कह लो इक्वली होगा। मतलब कि ये नियरली कहने का मतलब ये है कि लगभग लगभग सेम होगा। मतलब अगर आई और ई में डिफरेंस लगभग, अगर ये 29 है तो ये 30 होगा, ये अगर 31 है तो ये 29.5 होगा। कहने का मतलब 1 डिग्री या 1.2 या इतने के डिग्री का अंतर होता है आई और इमर्जेंट एंगल के बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। और हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, इस ग्लास स्लैब के साथ एंगल नहीं लेते हैं। ठीक है, ये चीज का एक ध्यान रखना। ठीक, वैसे तो बताई थी, फिर भी थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, आपके काम आएगी। अब ये रही बात, इससे आपने क्या पता करा, आई ग्रेटर देन आर, और आई लगभग लगभग कह लो कि एक तरह से इक्वली है ई के। तो ये एक रिलेशन याद रखना, और बाकी ये पैरेलल हो जाती है, ये चीज याद रखना, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी वजह से, ये याद रखना। बस ये बात रही ग्लास स्लैब की। अब दूसरी तरफ आए हम प्रिज्म पे। तो प्रिज्म में क्या होता है, देखो अब प्रिज्म में सबसे पहली बात तो रे जो है आपकी व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट जो है
इंक्लाइन होती है, मतलब कि ये जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हुई। अब ये इंसिडेंट हुई तो ऑब्वियसली ये देखते हो कि ये हमने नॉर्मल करा है। अब ये क्या हुआ यहाँ से, फिर ये ऑब्वियसली ये रेयर है और ये डेंसर, और फिर ये रेयर, ठीक है। यहाँ से ये ऑब्वियसली डेंसर में थोड़ी बेंड हुई, नहीं तो ये ऐसे जानी थी, बेंड हुई तो ये बेंड होके फिर ऐसे सीधी गई यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऑब्वियसली अवे हो गई, ये नॉर्मल है ना, अवे हो गई, तो ये आपका एक तरह से यहाँ पे क्या है, इमर्जेंट एंगल। अब यहाँ और ऑब्वियसली इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पता मतलब चलना है, दो तीन चीजें पता चली। एक तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया, एक एक्स्ट्रा सा थोड़ा, और एक चीज आ गई एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एंगल क्या ही होगा, यहाँ पे एक तरह से कोई लाइन पैरेलल है तो इसके बीच में क्या एंगल होगा, एक तरह से ये समझ रहे हो कि अगर ये ऐसी लाइन होती रेल की पटरी और ये क्या एंगल होता, कुछ उस तरीके का एंगल थोड़ा ना होता, मतलब 180 कह सकते हो एक तरीके से। मगर इस वाले में एंगल तो पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ये वाली रे गई, इसी को हम जस्ट पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें और जो नॉर्मल इंसिडेंट है तो ये एंगल बैठ गया, तो इसी को कहते हैं हम डी को एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब यही होता है कि आप देखो क्या है, जैसे कि ये क्या कहते हैं, ये कोई जा रहा था, ठीक है, और यहां से ये इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया मतलब कि यहाँ पे इसने एक दुकान देखी और ये यहाँ से सीधे ना जाके ऐसे हो गया, ठीक है, फिर आगे एक और दुकान थी, फिर ये ऐसे जाके ये ऐसे हो गया, फिर इधर एक और दुकान थी, इधर हो गया, ये देख रहे हो, और ये फिर एक सीधा गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन से कोई भी थोड़ा सा एंगल लेता हुआ इधर इधर उधर टर्न या कुछ इस तरीके ले ले, उसी को कहते हैं डेविएट, मतलब अपनी पाथ से भटक जाना, इधर उधर इधर इधर, ठीक है। तो ये डेविएशन जो भी आता है इसी, और ये जो एंगल फॉर्म करता है ये आपका इंसिडेंट वाला हो गया, और ये आपका इमर्जेंट, ये वाली आपका क्या होगा, इमर्जेंट रे। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये वाली चीज होती है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो दो लैटरल साइड्स पे डिपेंड करती है। ये लैटरल सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ और एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो दो जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों रिफ्रैक्शन की वजह से जो भी एक्सटेंड करके हमने देखा तो यहाँ पे होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होता है उस वाली साइड पे एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, तो यहाँ पे होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब ये प्रिज्म की बात देखें तो प्रिज्म आपका क्या है, टू ट्राइंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगुलर से बना हुआ है। मतलब ट्राइंगुलर प्रिज्म जो हम यूज करते हैं वो आपके इसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं और तीन आपके रेक्टेंगल होते हैं, तो इस तरीके का होता है आपका प्रिज्म, ठीक। अब आपने देखो जान चुके हो कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म में और ग्लास में क्या डिफरेंस होता है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या डिफरेंस है। जैसे इसमें आपने डेविएशन देखा और एंगल ऑफ प्रिज्म देखा, ये चीज एक नई आई आपके लिए, ठीक है। बाकी इमर्जेंट रे था, बाकी इसमें लेटर डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैरेलल रेज नहीं है इसमें, उसमें पैरेलल रेज थे, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली इसमें इंक्लाइन कुछ पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होता है, फिर ये रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। अब एक और फिनोमिना करता है, वो चीज हम जानते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, ये चीज आप जान गए, तो ये एक टॉपिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो इसको जस्ट थोड़ा सा मैं इरेज करके बताता हूँ। देखो भाई, अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। अब ये इतना पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको क्या कर देने हैं, ऐसे 7 कलर्स ऐसे निकाल देने हैं, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, और ये विवग्योर है, ठीक है, ये एक तरह से ये कर लो, ये विवग्योर है। अब ये विवग्योर का क्या मतलब है, देखो जो भी ये कहने का मतलब ये है कि ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, जो सन से आ रही है, ये जो व्हाइट लाइट है जब ये पास की जाती है ये प्रिज्म से तो ये 7 कलर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जस्ट की प्रिज्म से जब भी पास की जाती है 7 कलर्स प्रोड्यूस करती है, और इस फिनोमिना को कहते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है।
द फिनोमिना इन विच ए वाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट्स ये कह लो इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड व्हाट? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्स हो गए 7 कलर में, ठीक है। और वो है आपके विवग्योर। और विवग्योर का मतलब ऑब्वियसली वी फॉर वॉयलेट हो गया, आई फॉर इंडिगो हो गया, बी फॉर ब्लू हो गया, जी फॉर ग्रीन हो गया, वाई फॉर येलो हो गया, और ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। अब इन सब का क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। अब इसी को ये जो बैंड ऑफ 7 कलर होते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर को ही हम क्या कहते हैं भाई? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से पढ़ सकते हो तुम, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई सेल्फ स्टडी और सेल्फ नोट मेकिंग होती है। अब ऑब्वियसली कुछ मतलब आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो। इससे आपका सब एक बारी में पढ़ोगे, 2 बारी में पढ़ के ऐसे समझोगे करोगे तो चीजें समझ भी पाओगे, रिलेट भी कर पाओगे, ज्यादा देर तक याद भी रख पाओगे, और कम चीजों में बर्डन थोड़ा कम लगेगा कि कम पेजेस में कम ज्यादा चीजें इंफॉर्मेटिव चीजें आ गई, और ये कह लो कि सिंपल से पता चल गया क्या चीज क्या है, ठीक है। अब ये पता चल गया कि भाई ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होता है, ये बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ये किस वजह से होता है? ये ऑब्वियसली वेवलेंथ, एक चीज होती है यहाँ पे वेवलेंथ, वेवलेंथ कह लो, वेवलेंथ की वजह से आपका ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, अब ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, तो यहां पर एक चीज है, एक इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, और एक होती है पॉलीक्रोमेटिक। पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, मोनो मतलब एक, समझ लो मोनोपॉली, और क्रोमेटिक मतलब सिंपली लाइट से रिलेटेड समझ लो कि कलर समथिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है सिंगल लाइट। सिंगल लाइट मतलब कि जैसे सोडियम लैंप होता है, सोडियम मतलब Na है ना, सोडियम लैंप से एक सिंगल कलर निकलता है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो फिक्स होता है, अभी बताऊंगा वेवलेंथ कैसा क्या सिनारियो है। अब पॉलीक्रोमेटिक क्या होती है? पॉलीक्रोमेटिक होती है जिसमें कि आपके बहुत सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये चीज आप एक तरीके से समझ गए। अब बात करते हैं ये वेवलेंथ और इसका क्या ही फंडा है। देखो C इक्वल टू, अब फॉर्मूला जानते हो, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ। तो इसमें आपको ये जानना है ये वेवलेंथ सिंपली ये है कि कितनी डिस्टेंस तक जो लाइट रे है जा सकती है, ठीक है। वो एक तरह से कह लो कि लाइट की जितनी डिस्टेंस, ये कह लो लाइट का इसका मतलब तुम यही समझो कि लाइट कितने डिस्टेंस तक गई, ठीक है, इसी को हम वेवलेंथ कहेंगे सिंपल वे में कहूं तो। बाकी फॉर्मूला ये है, इतना एलिब्रेशन आपको जानना है नहीं, जस्ट एक सिंपलिसिटी के लिए आपको बताया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो रेड वाला कलर है वो सबसे ज्यादा लीस्ट डेविएट हुआ। लीस्ट डेविएट का मतलब समझ रहे हो? लीस्ट डेविएट का मतलब कि जैसे कि ये डेविएशन जो भी ये कलर प्रोड्यूस हुए होंगे, रिफ्रैक्शन हुआ ना, मगर रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन भी हुआ प्रिज्म में, ऑब्वियसली यहाँ नहीं दिखा सकता तो यहाँ बताया मैंने। तो ये जो हुआ यहाँ पे शायद कलर निकालूंगा तो रेड वाला कलर जो है उसका डेविएशन एंगल, उसका डेविएशन इस वाले से कम हुआ, तो ये ज्यादा दूर तक गया, तभी रेड लाइट जो है, रेड लाइट मतलब रेड रहती है, या फिर डेंजर साइन जो भी रहता है मेन वो रेड होता है, जाकि दूर से दिखाई दे वो लाइट, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत दूर तक है, वो कम डेविएट करता है। जैसे ब्लू की बात करें, जैसे ब्लू इंडिगो ये सब जो है ये ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी जो डेविएशन है ये डेविएशन जो है काफी ज्यादा है,
तो ये पहले ही डेविएट होके पहले ही स्कैटर्ड होते हैं, वो स्कैटर वाली चीज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे लीस्ट डेविएट होता है रेड, और सबसे ज्यादा मोस्ट डेविएट कौन होता है, वॉयलेट, ठीक है, सॉरी हाँ मोस्ट डेविएट, ठीक है। समझ गए, ये चीज आप समझ गए होगे, ये चीज और ये मतलब जो जो मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्जन क्या है, और मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक कलर क्या प्रोड्यूस होते हैं, फिर डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन का फंडा आपका इतना सा ही था। अब थोड़ा सा हम इसके आगे भी इंक्रीज करते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पहले बता देता हूँ, ठीक है, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट है कि सिंपल सा वाइट लाइट गई, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, एंड द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड व्हाट, स्पेक्ट्रम। एंड ये स्पेक्ट्रम जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ वेवलेंथ चेंज की वजह से, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ठीक है। और रेड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और वायलेट की सबसे वेवलेंथ कम है इसलिए वो जल्दी डेविएट होके पहले ही मतलब उसकी डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। अच्छा देखो, ये पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानने से पहले थोड़ा सा और इसमें जान लो प्रिज्म में, ठीक है। प्रिज्म में ये जानना है और प्रिज्म का डेली लाइफ में कैसा क्या सिनारियो है, प्रिज्म जैसा क्या दूसरा फिनोमिना होता है, फिर एक और चीज है उसमें क्या फिनोमिना होता है, वो सारी चीजें बताता हूँ। जैसे कि आपने ऑब्वियसली डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म जान लिया। अब देखो न्यूटन जी यहाँ पर भी आ गए, ग्रेविटेशन में तो आए थे, इसमें भी आ गए हैं। तो इन्होंने सिंपली क्या किया कि देखो पहले तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है कि भाई डिस्पर्जन हमें पता है कि यहाँ से डिस्पर्जन हो गया है, 7 कलर निकल गए यहाँ से, ठीक है, 7 कलर निकल चुके हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये ABC है आपका, ठीक, इसको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, अरे कैसा हो गया ये, इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इन्वर्ट करने का जब इस पे इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो यहां से ये जो लाइट है, ये लाइट ये जो लाइट है ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इतनी सी चीज करी इन्होंने कि जो भी स्पेक्ट्रम वाली लाइट प्रोड्यूस हुई थी जिससे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हो गया था पहले प्रिज्म से, फिर उसी के सामने ही एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा। तो उन्होंने ये देखा कि भाई हम इन्वर्टेड प्रिज्म ला देते हैं, जब 7 कलर निकल जाते हैं, 7 कलर जब इंसिडेंट होते हैं तो उसके बाद हमें एक व्हाइट लाइट मिल जाती है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किया, ठीक है। तो जिससे इनको व्हाइट लाइट वापस से प्रोड्यूस होती हुई मिली। तो इन्होंने इस विहाफ से बताया कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, कि व्हाइट लाइट आई फिर 7 कलर निकले फिर 7 कलर से वापस व्हाइट लाइट, यानी कि पूरा सेटिस्फाई हो गया कन्वर्सली टाइप, ठीक है। तो ये पूरा सेटिस्फाई करने के बाद पता चला कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। अब यही सेम फिनोमिना अब ऑब्वियसली रेन और थोड़ा सनलाइट होता है तब देखते हो, दैट इज व्हाट, रेनबो। तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में ये होता है, देखो रेनबो में ये होता है आपका सन यहाँ पे होता है, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स ड्रॉप के रहते हैं ऐसे, ठीक है। एक बड़ा सा पार्टिकल ऐसा ड्रॉप सा ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ऐसे ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं क्योंकि रेन भी हो ही रहे होते हैं, तो पार्टिकल्स क्लाउड के फॉर्म में रहते ही हैं, और सन भी आ जाता है, तो तब ये फिनोमिना आकर होता है जनरली, ठीक है। अब यहां से रे आई, इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो जब ये रेन ड्रॉप इस पे इंसिडेंट होती है तो यहां से ये क्या करता है, यहां से रिफ्रैक्शन करता है, और रिफ्रैक्शन करते हुए एज वी नो कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, डिस्पर्जन भी कर देता है। तो एक तो चीज हुई रेन ड्रॉप में, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये वाटर का ड्रॉपलेट है, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो ये क्या कर देगा भाई, डिस्पर्जन भी कर देगा। डिस्पर्जन का मतलब 7 कलर्स आ गए। अब क्या करता है रेन ड्रॉप में, ये ना ये करता है कि ये रिफ्लेक्शन वो कर देता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरनल, ये यहां से यहां गया और फिर ये यहां से ऐसे इधर आके बनता है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो यहां पर हम रहते हैं देखने वाले, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां पे रहता है ऑब्जर्वर जो कि इन फ्रंट ऑफ सन होता है,
ठीक है। और रेनबो जनरली ऑब्वियसली बनेगा इधर यहीं पर ही ना कहीं, जो कि तभी तो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो रेनबो जो फॉर्मेशन होती है, रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है, ये कह लेना कि अपोजिट टू सन, ठीक है। और जो देखने वाला होता है वो रहता है इन फ्रंट ऑफ सन, ठीक। ये दो चीज ध्यान रखना। अब यहाँ डिस्पर्जन के बाद एक और चीज यहाँ पे हुई है, इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये चीज समझाऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए आपने क्या जाना, ये जाना कि जब भी सन की रेज आती है, रेन ड्रॉप्स पे इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्शन तो होता ही है क्योंकि मीडियम चेंज है, डिस्पर्जन भी होगा क्योंकि 7 कलर्स, द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। उसके बाद इस रेन ड्रॉप में पर्टिकुलरली क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है वो जानना जरूरी है, ठीक है, वो बताता हूँ क्यों होता है। फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये ऐसे दिखाई देता है, फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन होकर। तो होता क्या है इसमें, ये जो ड्रॉप है, रे आई आपका यहाँ से ये हुआ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से जब ये जाने को होती है जाती नहीं है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है, यही होता है ना बाउंस बैक। फिर यहाँ से जो आती है वापिस से ऐसे करके, ये कह लो यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हुआ इसका ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे करके दिखती है आपको इस तरफ से वापस से जब रिफ्लेक्शन होता है। अब ये मैं बताता हूँ, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन तो पता है, अब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बहुत बार बोल दिया मैंने, तो ये बताता हूँ क्या होता है। रेनबो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह लो, ये तीन चीजें होती है रेनबो में। अपोजिट टू सन बनता है रेनबो, ठीक है, हमें दिखता है इन फ्रंट ऑफ सन, ठीक है। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज याद नहीं रखना इसमें, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखोगे बस रेनबो का टॉपिक खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब देखो व्हाट इज TIR, तो ये होता है TIR कि जनरली आप मीडियम चेंज करते हो, डेंसर से रेयर जाओ या रेयर से डेंसर जाओ, मतलब मीडियम चेंज करते हो तो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कि 3 केसेस में हो रहा है। फर्स्ट केस ये वाला रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन यहाँ तक भी चलो कह सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी तरीके से तो नहीं हुआ एक तरह से, ठीक है, यहाँ तक रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि ये तो एक तक पैरेलल हो गया ये एक्सेस के साथ। फिर यहाँ पे देख रहे हो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, बाउंस बैक हो गई लाइट, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है, तो वो 2 कंडीशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक तो लाइट जो है आपका डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर जाना चाहिए जब भी पॉसिबल है। दूसरा क्या है आपका, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है
वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, दो चीजें तो पता नहीं। क्रिटिकल एंगल आपका कुछ नहीं है कि इस पॉइंट पे, ये इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। जब आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, द इंसिडेंट एंगल एट विच द रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उस टाइम पे इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा इंसिडेंट होता है तब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये समझ में आया कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेन एवर ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट रिफ्लेक्ट्स, इट शोज रिफ्लेक्शन इन प्लेस ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन देखें। जैसे कि आपने डेजर्ट में देखा होगा, ठीक है, वो कैमल वाला एडवर्टीजमेंट जिसमें अब बिस्लरी वाला ऐड आता है कि पानी दिख जाता है, तो ये फिनोमिना यही वाला है। ठीक है, या फिर कह लो डायमंड जो इतना स्पार्कल करता है वो क्यों करता है, जस्ट इसी फिनोमिना की वजह से। कितनी सारी रिफ्लेक्शन होती रहती है उसके अंदर स्ट्रक्चर की वजह से, तो वो स्पार्कल करता रहता है, चमकता रहता है। ठीक है, फिर दूसरी और चीजें चाहे कि आपने देखा होगा कि जब गर्मी आती है, अभी तो खैर विंटर है, समर के टाइम पे देखा होगा जो भी आपका कार या व्हीकल रहती है उसके ऊपर एक हीट वेव ऐसी चलती रहती है गर्मी के टाइम पे, तो वो भी इसी फिनोमिना की वजह से है। ठीक है, तो सिंपली मैं कहूं जैसे कि मिराज इन डेजर्ट, ठीक है, मिराज इन डेजर्ट, या फिर कह लो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, और एक और क्या बताया था, एयर अबव हॉट व्हीकल। ठीक है, ठीक है, हॉट कार्स। ठीक है, हॉट कार्स व्हीकल कह लो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होगे कि व्हाट इज टीआईआर और एप्लीकेशन क्या है। और ये चीज ध्यान रखो कि देखो कलरफुल वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली डे जैसा कुछ से ही आपका क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक तरह से क्या, प्रिज्म और प्रिज्म से रिलेटेड डिस्पर्जन ऑफ लाइट और डे लाइफ में क्या क्या यूज है इसके। ठीक है, डे लाइफ में ये फिनोमेना कैसे देख सकते हो। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा अच्छे से। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि इसका वेवलेंथ से भी पूरा पूरा लॉजिक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वेवलेंथ में ये कह लो, ये भी एक तरह से ये कर लो लेमडा की पावर 4 है, मतलब वेवलेंथ के साइन सिंबल होता है बस। ठीक है, या तो इतना जान लो कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, मतलब वही इनवर्स रिलेशन। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है कि जैसे कि आपने फॉरेस्ट में देखा है टीवी पर, ठीक है, ऑब्वियसली अगर गए हो तब, या फिर आपने विंडो से भी कभी ओपन किया होगा ऐसे करके, तो आपने देखा होगा जब सन की रेज आती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, है ना, विजिबल दिखते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। वैसे तो ये टिंडल इफेक्ट है, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, मतलब जो फिनोमेना यूज हुआ है वो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो गई है। ठीक है, जस्ट बाई
मतलब कुछ चीजें आने की वजह से लाइट स्कैटर्ड हो गई है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे आपने क्या देखा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल्स, ठीक है। अगर फाइनर पार्टिकल्स होंगे, फाइनर मतलब बहुत छोटे छोटे, ठीक है, या फिर कह लो लार्ज, फिर कह लो वेरी लार्ज, तो उस पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके के ये पार्टिकल्स को स्कैटर्ड करेगा, ठीक है। कि ऑब्वियसली ये समझ लो कि लाइट रे जा रही है और बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ चीज रुकावट आ गई, उसकी वजह से कितने कितने जो रेज है इधर उधर उधर होकर आपका कलर, मतलब कुछ कलर वहीं पर रुक गए, कुछ कलर वहीं पर वो हो गए, तो वो है आपका सिंपली स्कैटर्ड। जैसे कि अगर मैं फाइनल पार्टिकल्स की बात करूं, ठीक है, तो ये आपका फाइनल पार्टिकल्स आपका क्या मेनली ब्लू कलर देगा, ठीक है। जो कि आपका किसका स्काई का कलर होता है ना, स्काई आपका ब्लू दिखता है, ठीक है। अब जो लार्ज पार्टिकल्स की बात करें, जबकि थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका जैसे कि सन जो है, सन आपका रेड कलर का दिखाई देता है, अभी मैं ये फिनोमेना बताऊंगा। फिर ये वेरी लार्ज हो, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स जैसे देखते हो ना, व्हाइट कलर के क्लाउड्स रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं एम्बेडेड, तो उसकी वजह से थोड़े बड़े रहते हैं, इन पार्टिकल्स की वजह से काफी बड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से वो एक तरह से पूरा व्हाइट दिखता है। तो जनरली इनमें ये पार्टिकल्स जो आ जाते हैं, इस पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट रे में चेंज आता है, मतलब ये कह लो कुछ रे जो है वहीं पर ही एक तरह से उसकी जो पावर कह लो वहीं पर ही रुक गई। जैसे दिखाते हैं ना कि वो आयरन मैन और या फिर कह लो वो थोर का जो हथौड़ा है, ठीक है, पावर देते हैं और फिर पावर देने के बाद उससे जो भी लाइट दिखाते हैं निकलते हुए लाइट रे, फिर ऑब्वियसली उधर से भी पावर आती है तो रुक जाती है। तो वैसा ही सिनारियो पार्टिकल से कुछ थोड़ा बहुत डेविएट या समथिंग होता है, जिसकी वजह से उसी को हम सिंपली स्कैटर कहते हैं। फाइनल पार्टिकल्स होंगे तो ये कलर होगा, थोड़े बड़े होंगे तो ये, फिर थोड़े और बड़े होंगे तो ये। तो इस तरीके से फिनोमिना वर्क करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा, मेनली स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे अच्छा फिनोमिना, जो कि आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो यहाँ से रोशनी आती हुई है और फिर यहाँ से दिखता है एकदम कुछ पार्टिकल्स अच्छे अच्छे से। तो वो है आपका टिंडल इफेक्ट। तो अपने कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा पढ़ा होगा पिछले 9th में, तो थोड़ा वहां पर भी टिंडल इफेक्ट देखा होगा, ठीक। अब बात आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्लू कलर और ये सनलाइट का क्या फिनोमेना है, देखो सन आपका जब एकदम सनराइज होता है या फिर कह लो जब सनसेट होता है, ठीक है, तो एकदम सरफेस के अकॉर्डिंगली सबसे दूर डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पर कम डिस्टेंस होगा और इस जगह पे कम डिस्टेंस होगा, ठीक है, जब ये व्हाइट दिखता है मेन, है ना। और इस जगह पे ये क्या दिखता है, एक तरह से ऑरेंज या फिर कह लो थोड़ा रेड जैसा, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट ट्रेवल करनी होती है वो काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। और ऑब्वियसली अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सबसे ज्यादा दूर तक जाता है वो रेड ही दिखता है, तो इसीलिए इसका रेड कलर होता है। बाकी जो ब्लू कलर और बाकी सारे कलर है वो पहले डेविएट होके यही स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, यही स्कैटर्ड कहीं हो जाते हैं, इसलिए रेड कलर आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर व्हाइट कलर, क्योंकि थोड़े बड़े पार्टिकल्स और ये सब आए थे, स्कैटर्ड होकर व्हाइट कलर दिखाई देता है और डिस्टेंस भी इधर कम होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये वाला फिनोमिना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे सनसेट और सनसेट का कलर क्यों ऐसा होता है और डेंजर साइन रेड क्यों होता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक जा पाता है बिना कोई डेविएशन के, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना समझ गए होंगे। अब मैं एक लास्ट टॉपिक बताता हूँ, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो भाई, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो कि एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। अब बस मुझे बताओ, अर्थ में एटमॉस्फेयर है ना, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर है, ऑब्वियसली ये अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। लेयर समझ रहे हो कि अभी ये आप अगर 11th की थोड़ा सा टाइम है तो 11th की ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं अर्थ के, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, टॉपोस्फेयर, वैसे पहले भी पढ़ा होगा आपने कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं।
और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वेरी करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं और डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट रहती है, जिसकी वजह से आपका रिफ्रैक्शन कॉज होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं पे रेयर है यहीं पे डेंसर है, कभी डेंसर होता है कभी रेयर होता है कभी डेंसर, इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पर आप ये कह लो कि ड्यू टू डिफरेंट लेयर, है ना, और ये कह लो वेराइंग, मतलब वेरी करता रहता है डेंसिटी, और ये डेंसिटी कहने का मतलब पार्टिकल्स वेरी करते रहते हैं, है ना। चीजों को थोड़ा अच्छे से समझो। ठीक, अब ये डिफरेंट डिफरेंट वेरी करते रहते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे ये चीजें होती है कि जब हम देखते हैं कि जो आपका स्टार है वो एक तरह से बहुत दूर रहता है, ठीक है, तो वो स्टार आपको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ रहता है मगर यहाँ दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिना आपको मैंने समझा दिया। लॉजिक यही है कि डिफरेंट लेयर रहता है और इसी लेयर की वजह से बार बार रिफ्रैक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, और ये फिनोमिना चलता रहता है। मतलब कि अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ दिखाई देगा, फिर ये फिनोमिना यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चेंज होगा टेम्परेचर में, अभी फिर वापस यहाँ दिखाई देगा, फिर यहाँ चेंज होगा तो ये यहाँ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इस इतने से पर्टिकुलर रीजन में, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, थोड़ा सा पर्टिकुलर डिस्टेंस में ऊपर नीचे गिरता रहता है, तो उसी की वजह से हमें दिखाई देता है कि ये ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसी तरीके से होता है कि थोड़ा सा ऊपर दिखा है कभी नीचे दिखा रहा है। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई देखो तुमने स्टार को तो ट्विंकल करा दिया, प्लैनेट को क्यों नहीं कराया, है ना। प्लैनेट भी तो वैसे ही इस फिनोमिना से रिफ्लेक्शन होंगे। फर्क इतना सा है कि जो स्टार है ना ये बहुत दूर है, सबसे पहली बात तो वेरी फार अवे, और इतने दूर है कि ये एकदम इतने छोटे दिखाई देते हैं, और प्लैनेट बहुत पास, ये अर्थ है ना आपका, तो यहाँ पर स्टार है और प्लैनेट आपके यहाँ पर कहीं है, तो प्लैनेट जो है थोड़े बड़े हैं, तो इनमें अगर रिफ्रैक्शन होता है तो ये जो बड़ा सा साइज है, ये बड़ा सा साइज होके कितना हो जाएगा, होके इतना सा हो जाएगा, मगर ये पॉइंट साइज इतने से थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो ये इतना हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज के दूर है, पॉइंट साइज है, दूर होने की वजह से बहुत ही छोटा साइज है, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा भी वेरी करता है डिस्टेंस में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और प्लैनेट क्यों नहीं करते वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और केस सिनारियो है कि अगर आप स्पेस में चले जाओ, स्पेस में जैसे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, अगर वहां से आप देखो कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि होगा कि नहीं होगा पहले तो ये सोच लो। अब वहां पे उनको दिखाई देगा कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं या फिर ये सब चीजें नहीं, क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो मीडियम ही नहीं है, मीडियम जब चेंज ही नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो नो लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा नहीं फिनोमिना। ठीक है, नो रिफ्लेक्शन विल अकर जस्ट बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर इज देयर इन द स्पेस। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब ये वाला पार्ट समझ गए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या क्या सिनारियो है। अब थोड़ा सा इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है, मैं वो बता देता हूँ, सनसेट और सनराइज का डिले क्या सीन है। अब देखो जैसे मैंने अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखा था कि ये ना आपका सन एकदम यहाँ पर है, रुको रुको, यहाँ पर नहीं, सन आपका यहाँ पर है अभी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से रे आती है जस्ट बिकॉज, और यहाँ मतलब कि आपको दिखाई पड़ जाती है यहाँ पर कि सन जो है आपका यहाँ पर आ चुका है, सन जो है आपको यहाँ से दिखाई पड़ जाता है, ये रहे आप, और आपको सन दिखाई पड़ जाता है कि सन आ चुका है, सवेरा हो चुका है, जस्ट कि अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट पहले। ठीक है, और ये जस्ट ऑफ बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सन रहता है बिलो द हॉरिजन। ठीक है, ये आपका हॉरिजन है, मतलब कि ये समझ जैसे सी पे जाते हो ना, सी पे एकदम एंड पॉइंट जैसा दिखता है, उसी तरीके से समझो कि यहाँ पर ऑरिजिन रहता है सरफेस का, सन अभी आया ही नहीं होता, उगने वाला होता है, राइज होने वाला होता है, उससे पहले ही इसकी जो रेज ऑब्वियसली यहाँ से आएंगी, रेज पहले ही रिफ्रैक्शन करते करते इसकी इमेज जो है यहाँ पे बना देता है। ठीक है, और वही इमेज हमें दिखाई पड़ती है 2 मिनट पहले।
ठीक है। सेम फिनोमिना जब ये यहाँ से यहाँ से आके यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे सन आने से पहले हमें जब तक क्या कहते हैं सनसेट हमें दिखाई ही पड़ जाता है, जस्ट डिले हो जाता है यहाँ पे कितने 2 मिनट का, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 मिनट का ड्यूरेशन रहता है सन का, कि हमें 2 मिनट पहले सनराइज होता है और 2 मिनट बाद में डिले होता है, तब भी हमें दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक लगभग अब सारे हो गए। तो ये सारे टॉपिक है, ये बेसिक से चीजें आप जानोगे और ध्यान रखोगे तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक से मतलब इस चैप्टर से आपके मार्क्स नहीं घटेंगे इतने से बेसिक से जानने के बाद। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में बायो के चैप्टर के साथ, और वो मैं आपको बुक से ही बताऊंगा कि आप बुक से ही पढ़ के कैसे उसको कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी ही मिलता हूँ। Thank you. Thank you for my watching video.